पहचानोगे कौन है? अरे आंख गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, पहचान पा रहे हो कौन है? अरे गांधी जी के इतना बड़ा पेट नहीं था। यस सर जी, यानी मैं। ठीक है, मेरी बात सुन भाई। अभी छुट्टी में क्या हुआ कि दीदी आई थी घर पे। दीदी के हैं 2 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, प्रांजल और पीहू। दीदी आई थी शॉपिंग करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए दिया मुझे, समझा? और खरीदी एक बड़ी वाली मैगी। कह रही थी भूख लगेगी खिला देना, है ना? क्या मेरी बात सुन भाई? क्या कह के गई थी? भूख लगेगी, रोएंगे तो खिला देना। बस ये बोल के गई थी और कुछ नहीं बोला था। ये नहीं बोला था कितना कितना कितना, लेकिन मेरे अंदर जमीर था। क्या था? जमीर। मैंने 3 बराबर के बर्तन निकाले और प्रांजल को, पीहू को, समझ लो ऐसे पीहू लिख दे रहा हूं, 2 अलग अलग प्राणी है शरारती। ठीक है, सबको बराबर 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 मैगी दे दी मैंने, बराबर मैगी दे दी। समझा? देने के बाद मैं इन्हें देख रहा हूं और फिर मैं खुद को देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मेरी जरूरतें ज्यादा है, प्लस ये दोनों साइज में, अकल में मुझसे छोटे हैं। मेरी बात सुन रहे? तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी मैगी इनके में से 2-2 चम्मच, 5-5 चम्मच लिए थे हम तीनों ने, 2-2 चम्मच ट्रांसफर कर दिए मैंने अपने। मौके का फायदा उठाकर ये समझते हुए कि दोनों कमजोर है। मेरी बात सुन रही? दोनों समझ भी नहीं पाया, अभी बहुत छोटे थे, समझ नहीं पाया कि क्या क्या हुआ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार ये लोग तो एक एक नूडल बच्चों की तरह खा रहे हैं, ऐसे उठाकर ऐसे मुंह में डाल रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक एक रेशा खा रहे हैं मैगी का। मैं तो करछों से खा रहा हूं, समझ गया ना? मेरी मैगी खत्म हो गई, 5 चम्मच थी, 5 बार में खत्म हो गई। समझा? इनकी चल रही है। अब सब बैठ के टीवी देख रहे थे, इनका ध्यान नहीं था मैगी पर, इनका ध्यान मैगी पर नहीं था, और मेरा कटोरा खाली था। तो अब क्या होगा, थोड़ी मैगी फिर से इधर से इधर आ जाएगी। क्या मेरी बात सुन रही? बस यही यही है अनुच्छेद 249। मेरी बात सुन रही? अनुच्छेद 248 से लेकर 253 तक, नॉट केवल 249, अनुच्छेद 248 से लेकर 253 तक यही घटना है। मेरी बात सुन रही? जहां केंद्र कभी बड़ा होने की वजह से, कभी राज्यों से पूछकर, और कभी राज्यों के व्यस्त होने की वजह से, राज्य व्यस्त है, आंतरिक अशांति, समझ रहे हो ना? धीरे 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 राज्यों के शेर की मैगी को हड़पता जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और क्योंकि केंद्र इस तरह कर सकता है, केंद्र दिख रहा है अधिक शक्तिशाली, कर सकता है, इसीलिए व्यवस्था अधिक संघात्मक या एकात्मक, संघात्मक या एकात्मक, एकात्मक। अगर नहीं कर रहे, अगर बड़े हो तो, अगर हर बात पे लड़ते कि नहीं मेरी मैगी कैसे ले जा रहे हो मामा तुम, मेरी बात सुन नहीं समझ रहे हो? बड़े होते बाहुबली की तरह, मुझे कटप्पा मामा कह रहे होते, पॉसिबल ना होता। समझ रहे हो ना? हो सकता है कंस वंस समझ के वध भी कर दिए होते 2-4 मैगी के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक इसी तरह से केंद्र क्या कर सकता है, धीरे धीरे शक्तियां अपनी ओर खिसका सकता है, अलग अलग कारणों से। क्या मेरी बात क्लियर है? वह कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों के दिखाई देकर केंद्र धीरे धीरे शक्तियां अपने पाले में, अपने कटोरे में डाल सकता है। और यही दिखाता है कि हमारा जो प्रणाली है वो कैसी है, हमारी प्रणाली कैसी है, संघात्मक या एकात्मक। संघात्मक तो है, लेकिन उसमें एकात्मक विशेषताएं हैं।
क्या मेरी बात क्लियर है? संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं हैं, केंद्रात्मक विशेषताएं हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली बना रहा होता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारों के कंपैरिजन में की तुलना में। क्या मेरी बात समझ आ गई? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग काफी कुछ भूल चुके हो। एक बार जल्दी से जो लास्ट चीज चल रहा था वो एक बार पढ़ लो, एक बार चाहो तो 1 मिनट का टाइम लेकर, ताकि हम आगे बढ़े। हम लोग यही तो बात कर रहे थे, संघात्मक वाला हमने प्रूव कर दिया था कि हाँ संघात्मक है, लेकिन उस संघात्मक व्यवस्था में भी कौन से एकात्मक विशेष गुण है, कौन से यूनिटरी पावर है, समझ लो ना, कौन सी सेंट्रलाइजिंग पावर है, केंद्रीकृत पावर है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बारे में बात करते करते संघात्मक के बारे में एक बार हमने बात की थी कि जुडिशरी की बात की थी, है ना, न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका जितनी दूर केंद्रीय विधायिका से, समझ रहे हो ना, संसद से है, उतने ही राज्य विधायिका से है। या हम ये बोल सकते हैं जितनी जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर केंद्र की है, उतनी ही जिम्मेदारी राज्यों की भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए राज्य अपने अपने केस लेकर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्या पूरी तरह से राज्य और न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय में वही संबंध है संसद और उच्चतम न्यायालय में है? क्या पूरी तरह से संसद उतनी ही दूरी पर है न्यायपालिका से जितनी की राज्य की विधायिका यानी कि राज्य की विधानसभा है? क्या ऐसा है? ऐसा प्रतीत तो होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है पता है रीजन? क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो उच्चतम न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो किसके द्वारा चुना जा रहा है? किसके द्वारा सिफारिश को चुना जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। जब मिनिस्टर की काउंसिल यानी कि मंत्री परिषद जब सिफारिश करती है तब अपॉइंट किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि अंततः वह शक्ति तो केंद्र सरकार के पास है कि कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन नहीं बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आई? तो निर्वाचन प्रक्रिया न्यायाधीश की हो गई। लेट अस सपोज किसी न्यायाधीश को है ना, न्यायाधीश या उस पद पर मुख्य न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए था, उससे ज्यादा सीनियर लोग जो है वो न्यायपालिका में उपस्थित थे, लेकिन फिर भी उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिश के बाद प्रेसिडेंट द्वारा न्यायाधीश के पद पर लाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर बनाया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या हल्का सा इस भावना में भी, जहां मैंने आपको जुडिशरी बताई थी, न्यायपालिका बताई थी, न्यायपालिका बात सही है, केंद्र और राज्य के प्रति बराबर उत्तरदायी है, बराबर दूरी पर है, दोनों के प्रति जिम्मेदार है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार है वो न्यायपालिका के ऊपर अधिक शक्तियां रखती है। क्या मेरी बात क्लियर है? परोक्ष रूप से ही रखती है, लेकिन रखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश केंद्र के इशारों पर डांस करने लगेगा, केंद्र की कठपुतली बनकर काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो उनकी निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें राज्यों का तो कोई रोल नहीं है ना, राज्यों का कोई रोल नहीं है उसमें। मेरी बात समझ? जो कि यह दिखाता है कि न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय का जो सर्वोच्च अधिकारी है वह भी अपने पद पर नियुक्त होने के लिए केंद्रीय विधायिका पर निर्भर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। और यह एक परेशानी का विषय है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि कैसे परेशानी का विषय है? क्योंकि ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से लगता तो है कि न्यायपालिका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका थोड़ा सा केंद्र के पक्ष में झुक भी सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि अंततः उनका निर्वाचन कर कौन रहा है? केंद्र कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पे कर रहा है? केंद्र की सिफारिश। केंद्र को चलाने वाले लोग कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के लोग। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कमिंग बैक, हम लोग इस टॉपिक पे दोबारा आ रहे हैं। ठीक है,
हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हो सकते हैं, शायद हम 5 प्रावधानों के बारे में लिखने जा रहे थे, जिसमें से कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद हमने लिख लिया था? 249, 248 नहीं लिखा था ना, 248 से भी आगे लिखवाएंगे। 249 के बाद लिखोगे अनुच्छेद 250। 249 लिखा था, 250 नहीं लिखा था ना? ठीक है, लिखोगे, लिखो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची में, राज्य सूची में, राज्य सूची में, राज्य सूची में लिखित विषय, राज्य सूची में लिखित विषय, लिखित विषय पर संसद भी कानून बना सकती है। संसद भी कानून बना सकती है। ठीक है, क्या केंद्र सरकार संसद में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है? संसद में कानून, केंद्र स्तर पर कानून कौन बना रहा होता है? केंद्र सरकार। ये राज्य है, ये राज्य के विधायिका और ये राज्य का मंत्रिपरिषद। क्या लग गया है? राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है। आपातकाल समझते हो? अभी समझाएंगे वैसे डिटेल में, बस अभी हल्का सा ये समझ लो, आपातकाल यानी कि आफतकाल। आपात छोड़ो, आफतकाल, आफत समझ गया ना? कोई बड़ी आफत आ गई तो आपातकाल लग गया, बस सिंपल सा। अभी डिटेल में तो बात होनी है, पूरा चैप्टर। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, मेरी बात समझ? राष्ट्रीय आपातकाल के लगने के वक्त, राष्ट्रीय आपातकाल के लगने के वक्त क्या राज्य की विधायिका, क्या राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य के लिए कानून लिख सकता है? लिख सकता है। कितने लोग बोल रहे हैं लिख सकता है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं लिख सकता है? कितने लोग? 2 लोग बोल रहे हैं नहीं लिख सकता, और कितने लोग बोल रहे हैं लिख सकता है? चलो 3 लोग हो गए। संज्ञागत किसका सही है? अरे मैं भी हाथ उठा रहा हूं यार, मेरा भी देखो। सही है, लिख सकता है। समझ रहा हो ना? आपातकाल घोषित हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य की विधायिका खत्म हो गई, स्थगित हो गई, निलंबित हो गई। वो तभी होगी जब राष्ट्रपति शासन आएगा। क्या मेरी बात समझ आई? केवल आपातकाल की घोषणा से, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई तो क्या सारे राज्यों की सरकारें खत्म हो गई? अरे कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28, 29। सारे राज्यों में अब सारा गवर्नमेंट अकाउंट खत्म, सब मोदी जी देखेंगे या सब अमित शाह जी देखेंगे? बोलो कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी, सोचा है कभी? अरे बोलो, आपातकाल लग गया, आपातकाल लग गया। 28 जगह राज्य सरकारें हैं, क्या उन 28 राज्यों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले लेगी? ले सकती है? नहीं ले सकती है, मुश्किल, निर्वहन नहीं कर पाएगी। तभी होगा जब कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगे। तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल लगना मतलब राज्य की विधायिका के अधिकार छिन जाना नहीं है, यानी कि राज्य की विधायिका भी राज्य में कानून लिखेगी, लेकिन साथ ही साथ अच्छा, राज्य की विधायिका कौन से विषयों पर कानून लिखती है? राज्य के विषय कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है?
7वीं अनुसूची में कौन सी लिस्ट है? लिस्ट नंबर 2 राज्य की, लिस्ट नंबर 1 संघ की। मेरी बात है, लिस्ट नंबर 3 है समवर्ती सूची। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो राज्य के जो विषय है उन पर राज्य की विधायिका कानून लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय, देखो दोबारा सुन लेते हैं, राज्य की विधायिका राज्य के विषयों पर कानून लिख सकती है, यह उसका विशेष अधिकार है, लेकिन कब तक है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित न हुआ हो तब तक। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया तो यह विशेष अधिकार नहीं रह जाएगा, यह अधिकार उसे साझा करना पड़ेगा किसके साथ? केंद्र सरकार के साथ। यानी कि अब उसी विषय पर राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। बहुत सिंपल सी बात। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 250 में। कोई दिक्कत नहीं है ना? अनुच्छेद 250 बात करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाए तो ऐसे में ना केवल राज्य की विधायिका तो पहले से ही थी ना बनाने के लिए। आपातकाल का लगना यानी कि राज्य सरकार का निलंबन नहीं है। राज्य सरकार का निलंबन 2 कंडीशन में होता है। प्रेसिडेंट रूल 2 तरह से लगता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 356 और 365। राष्ट्रपति शासन इन 2 प्रावधानों से लगता है। हालांकि ये भी, इसमें ये वाला प्रावधान जो है आपातकाल का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बार आपातकाल का मतलब ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आपातकाल का मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं होता है। मेरी बात से नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपातकाल जारी हो गया, फिर किसी स्टेट में या किसी स्टेट के किसी हिस्से में या पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन समझो ना, राष्ट्रपति शासन के लगाना कितना कठिन है। संघीय व्यवस्था की सरकार है, 28 राज्य सरकारें हैं, समझ रहे हो ना? 28 राज्य यानी 28 राज्य सरकार, यानी 28 मशीनरी बनी हुई है, 28 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हुए हैं, 28 राज्यसभा के मंत्रिपरिषद है। क्या वह सारा काम अकेले केंद्र की मंत्रिपरिषद कर लेगी? अपने 28 गुना काम नहीं कर पाएगी, और इसे राज्यों के विषय में अनुभव भी कम होगा। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग आए हैं ना यहाँ पर, तो उन्हें बहुत सारे राज्यों के बारे में अनुभव है, लेकिन उस स्पेसिफिक राज्यों के बारे में जितना डिटेल अंदर होना चाहिए, जितना डिटेल में पता होना चाहिए, उतना नहीं रहेगा उन्हें जानकारी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बात समझ लो कि राष्ट्रपति शासन 2 तरह से लगता है, एक 356, एक 365। क्या मेरी बात क्लियर है? 356 कब तरह से लिखाने वाला है अभी। 356 कब लगता है? जब वेरी गुड संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, विफल हो जाए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी का फेलियर हो जाए। 365 कब लगता है? वेरी गुड। जब अच्छा किताब खोल के बैठे हो, बंद करो, फालतू में गुड ले जा रहे हो। सब लक्ष्मीकांत जी को गुड मिलना चाहिए। जब संघ ने कोई निर्देश दिया हो, केंद्र, संघ छोड़ो, केंद्र ने अगर कोई निर्देश दिया हो, ठीक है, और उस निर्देश का पालन राज्य की सरकार ना करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राष्ट्रपति शासन के लगने का क्या मतलब होता है कि राज्य की विधायिका खत्म हो गई। मेरी बात सुनाई? यानी कि अब उस राज्य के जो विषय है वह सारे के सारे किसके पास चले गए? केंद्र के पास चले गए। यानी कि केवल एक सरकार ही उन विषयों पर कानून लिख रही होगी उस समय। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य की सरकार तो रही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन आपातकाल लगने का मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं होती है। मेरी बात सुन नहीं? आपातकाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, कुछ ऐसे बना बना लो, नोट कर लो, याद रहे। देखो, कानून लिखने का अधिकार इन्हें भी है और कानून लिखने का अधिकार इन्हें भी है, दोनों को है। ठीक है? कब? जब देश में आपातकाल लगा हो, तब राज्य के विषय पर कानून लिखने का विशेष अधिकार राज्य की विधायिका का नहीं रह गया, केंद्र को भी मिल गया है।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, और अगेन अगर इन दोनों में कोई क्लैश होगा, अगर इन दोनों के लिखे हुए कानूनों में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में किसकी बात मानी जाएगी? किसकी मानी जाएगी? बड़ को भैया। समझ में आ गया? छोटों की बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करने से आपको क्या लिखा? आधे आधे लिखा, पूरा मैंने लिख लिया। लिखा लिखा दो कितना लिखा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सोची के लिखित विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। आगे लिखोगे यानी राज्य के विधायी विषय, यानी राज्य के विधायी विषय उसके विशेषाधिकार नहीं रह जाते हैं। राज्य के विधायी विषय उसके विशेषाधिकार नहीं रह जाते। विशेषाधिकार समझते हो ना? अभी बात करेंगे उसके बारे में, परेशान ना हो। बस इतना समझ लेते हैं कि राजधानी शासन दो तरह से लागू होता है। अभी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक समझ में आ गया? अरे बोलो, इतना क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? हो गया, ठीक है। आगे लिखोगे हालांकि संसद द्वारा पारित ऐसे कानून महज 6 माह के लिए, महज 6 माह 6 मंथ 6 माह के लिए वैध होते हैं, कॉमा संसद 6 माह के लिए वैध समझते हैं ना? वैलिड होते हैं। संसद इसके पहले भी इन कानूनों को हटा सकती है, और आपातकाल बढ़ने की स्थिति में, आपातकाल का समय लिख लो, आपातकाल का समय बढ़ने की स्थिति में, या काल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपातकाल बढ़ने की स्थिति में यदि इनका 6 माह इनके 6 माह की अवधि पूरी हो रही होगी, तो इन्हें दोबारा पारित कराना पड़ेगा। इन्हें दोबारा पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक मिनट का टाइम जल्दी से पढ़ो जो लिखा है। कोई दिक्कत है उसमें? कोई भी समस्या है तो पूछो। हाँ, कह सकते हो अध्यादेश टाइप का ही है, कह सकते हो। अध्यादेश तब होता है जब लोकसभा सेशन में ना हो। इसमें तो लोकसभा की बात नहीं हुई ना, जब लोकसभा सत्र में नहीं होता तब अध्यादेश आता है। यहां तक क्लियर है? वो डायग्राम कहां गया भाई? मिट गया क्या? अरे अभी तो सवाल समझाना था। लिखो। अच्छा, एक और बात है, जैसे एक डायग्राम बनाया था, है ना? वही इमेजिन कर लो क्या करना है। एक बड़ा आदमी है, 2 छोटे आदमी है। मेरी बात सुन रहे? अब अगर उनकी माताजी मुझे सौंप के जा रही है, मेरी बात सुन रहे, तो खाने की व्यवस्था तो करके गई थी कि मैगी अगर दिक्कत हो, है ना? मेरी बात सुन रही। लेकिन अगर दोनों आपस में झगड़ा करने लगे किसी चीज को लेकर, पेन को लेकर लड़ाई कर ले, पेंसिल को तोड़ ले, समझ रहे हो ना? या कोई और हरकत परेशानी कर रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है माता जी मुझे स्पेशल पावर दे के जाए। मेरी बात सुन रही कि जैसा मामा कहेंगे वैसा मानना। सुन रहे हो? मुझे स्पेशल पावर दे दो कि मामा की बात मानना, या फिर मुझे अलग से बोल दे रही है कि अगर बात नहीं मानेगी तो कूट देना इन्हें। अरे बोलो,
क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह स्पेशल पावर केंद्र के पास भी मिलती है जब राज्य खुद उसे अपने से बड़ा या अपने से योग्य मानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 252 में। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 तीसरा पॉइंट है ना, जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिका राज्य के किसी विषय या विषयों राज्य के किसी विषय या विषयों पर कानून बनाने का उत्तरदायित्व संसद, कानून बनाने का उत्तरदायित्व संसद को अपने विधान मंडल ब्रैकेट में विधानसभा, किसी किसी जगह विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है, जैसे विधान मंडल बोल सकते हैं, किसी किसी जगह केवल विधानसभा ही होती है। ठीक है, तो अपने विधान मंडल ब्रैकेट में विधानसभा में प्रस्ताव लाकर यदि देना चाहे, तो ऐसे में उन राज्यों के लिए उन राज्यों के लिए उन विषयों पर संसद विधान का निर्माण, कानून का निर्माण कर सकती है। संसद विधान का निर्माण कर सकती है और ऐसे कानून तब तक बने रहेंगे या तब तक वैध रहेंगे जब तक स्वयं संसद इसे निरस्त ना करे। जब तक स्वयं संसद इसे निरस्त ना करे, जब तक स्वयं संसद इसे निरस्त ना करे। हाँ, देखो मेन बात ये है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, हमें पता है संघीय ढांचे में केंद्र के अलावा राज्यों को भी शक्तियां दी गई, लेकिन लेट अस सपोज राज्य यह बात समझते हैं, अच्छे से समझते हैं ये बात कि वह इन शक्तियों का उपयोग करके या इन विषयों का उपयोग करके अपने लिए एक सही कानून का निर्माण नहीं कर सकते। मेरी बात सुनाई? ना ही उनके पास इतने संसाधन है, साथ ही साथ ऐसे अनुभवशाली लोगों की कमी है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में वह शक्तियां राज्य किसे ट्रांसफर कर सकता है? केंद्र को। और जो राज्य ट्रांसफर करेगा उसी का माना जाएगा। जैसे लेट अस सपोज यूपी ने अपनी कुछ शक्तियां, है ना, कृषि संबंधी कोई प्रावधान या पुलिस संबंधी कोई प्रावधान, समझ रहे हो ना, किसे दे दिया? केंद्र को दे दिया। तो अब यूपी में जो भी कृषि पॉलिसी आएगी वो कौन लाएगा? केंद्र लाएगा। यूपी मान रहा है कि उसके पास इतने सीमित, इतने
सीमित ही संसाधन है कि कृषि पॉलिसी, कृषि नीति वो लागू नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि यूपी ने ऐसा कहा है तो केंद्र कुछ भी बनाए ऐसा और बिहार में भी लागू हो जाए। जिस स्टेट ने डिमांड की है उसी स्टेट की डिमांड पूरी होगी। अगर किसी स्टेट ने डिमांड ऐसी नहीं रखी है तो उसके लिए संसद जो है वो कानून नहीं बना सकता। नहीं बनाएगी, नहीं बना ही नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर है? नहीं समझ में आया? आ गया? मैंने क्या बोला कि अगर राज्य की विधायिका चाहे तो जो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, यानी कि जो अनुसूची 7 की दूसरी अनुसूची, राज्य की सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उन विषयों में से कोई विषय संसद को ट्रांसफर कर दे कानून बनाने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अपनी पावर को इन्हें दे दे कि हम नहीं बना सकते, आप बनाइए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। ये कब तक रहेगा? जब तक पार्लियामेंट खुद, हाँ, केंद्र की संसद। इसीलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए ऐसा। राज्य फिर अब इतना दे चुका ना कादर। एक बार तुमने मैगी मुझे दे दी, फिर मैगी किसके पेट में गई? मेरे पेट में गई। मेरी बात सुन भाई, तब ऊर्जा मुझे देगी। बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी मुझे खा के आएगी। मैगी खाने से कोई एनर्जी नहीं आती, समझ आ रहा है? लेकिन बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? तुमने अपने हिस्से का सामान मुझे दे दिया तो उसके बाद जब मैं कहूंगा वापस जाने के लिए तभी तो ले जाओगे। मैं से नहीं दूंगा। तुमने क्यों दिया था? मेरी बात सुन भाई, तो ऐसे में राज्य कुछ नहीं कर सकता। हालांकि राज्य के पास एक और अधिकार है जो मैंने बताया हुआ है। देखो, न्यायपालिका का ऐसा अधिकार है ना कि जहां भी राज्य को लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो न्यायपालिका की चौखट पे खड़ा सकता है। और न्यायपालिका ने क्या बोला है? मूल संरचना का एक अभिन्न अंग क्या माना है? संघात्मक। संघात्मक जो प्रणाली है उसे मूल संरचना का एक विशेष अभिन्न अंग माना है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राज्य छोटा है तो उसके साथ केंद्र किसी तरह की आगताई, किसी तरह की जबरदस्ती ना करे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस बात को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि अगर राज्य चाहेगा तो ऐसा कर सकता है। राज्य या कुछ राज्यों का समूह या 2-3 राज्य अपने किसी विषय को केंद्रीय विधायिका को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोबारा से बोल दे रहा हूं कि ये जो संसद में बनेगा, उस सब्जेक्ट पर जो कानून बनेगा संसद में, या केवल उसी राज्य तक सीमित रहेगा जिन्होंने अपना यह कानून निर्माण शक्ति किसे दी है? केंद्र को दी है। मेरी बात सुन भाई, जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, समझ लो, ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा तो देश मजाक हो जाएगा भाई। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, नहीं है? है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने बोला ऐसा है केंद्र, हम ऐसा चुपके से तुम्हें सारी शक्तियां दे रहे हैं, दे दी सारी शक्तियां। अब अगर संसद उन शक्तियों का, उन विषयों का इस्तेमाल करके अगर केवल इस यूपी के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए, तमिलनाडु के लिए, नागालैंड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के लिए, सबके लिए लाभ लाने लगेगा तो बाकी सब राज्यों का कोई महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। मेरी बात सुन भाई, इसीलिए राज्य की विधायिकाओं को यह शक्ति दी गई है कि राज्य अपने राज्य से संबंधित विषयों को संसद को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उक्त विषयों पर वह कोई प्रभावी कानून बनाने में असमर्थ है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे में केंद्र की हेल्प सीख कर सकते हैं, केंद्र की गाइडेंस ले सकते हैं। मेरी बात सुन भाई, क्योंकि हम कानून नहीं बना पा रहे, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें हेल्प कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि संसद बैठकर सबका कानून बना ले। क्या मेरी बात क्लियर है? जो विषय ट्रांसफर हुए उन्हीं विषयों पर यह लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन राज्यों ने अपने विषय ट्रांसफर किए हैं, जिन राज्यों ने यह शक्तियां दी हैं, उन्हीं राज्यों के लिए भी आएगा, होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, अच्छा नहीं वो तो करवा दिया, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 253 की। 253, ठीक है। नदियां, नदी
समझते हो नदी? तुम्हारे हिसाब से नदी कौन से लिस्ट का हिस्सा होनी चाहिए? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? तुम्हारे हिसाब से केंद्रीय सूची कि राज्य की सूची? तुम्हारे हिसाब से तो कुछ भी होगा सर, तुम तो सही बात। मैं क्वेश्चन गलती मैंने दे दिया ना। हम तुम्हारे हिसाब से तो सर हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। है क्या? राज्य की भरोगा, राज्य की सूची है, राज्य की राज्य का उत्तरदायित्व है। क्या मेरी बात क्लियर है? नदियों पर कोई कानून बनाना, नदियों का संरक्षण करना, नदियों पर डैम किस तरह से बनेगा, कहां पर एरिया ऑक्युपाई होगा, वह सब राज्य की जिम्मेदारी है। नदियों का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, नदियों में प्रदूषण ना हो यह देखना, यह जांच करना, सब किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लेट अस सपोज तुम्हें पता ही होगा जम्मू कश्मीर से कुछ नदियां बहकर कहां जाती हैं? कहां जाती हैं? अभी सुना था ना इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता तो इतना विवाद हो रहा था। कब साइन हुआ था सिंधु जल समझौता? अरे वाह शाबाश, 1960 सिंधु जल समझौता साइन हुआ था। क्या साइन हुआ था? कि जो 6 मुख्य रिवर्स है, कौन कौन सी? सिंधु, लाइन से याद है? बता दो इसी बात पे। अरे वाह, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मेरी बात सुन रहे? ये इसी ऑर्डर में है। बोला गया था कि इंडस, झेलम, चेनाब में जो भी पानी है उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान का और 20% हिस्सा इंडिया का। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यह तीनों मुख्य नदियां तो कहां से होकर जाती हैं? जम्मू कश्मीर से। इंडस वाटर ट्रीटी क्या भारत की ओर से भारत गया था साइन करने या जम्मू कश्मीर गया था साइन करने? नहीं, कहीं नहीं किया था। मतलब किसने साइन किया था ये बताओ? भारत। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल समझौता जो है, वह भारत की ओर से या वो इन नदियों के लिए भारत ने साइन किया था या जम्मू कश्मीर के सीएम ने साइन किया था या जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने साइन किया था? नहीं, किसने साइन किया था? भारत के लोगों ने साइन किया था, भारतीय केंद्र सरकार ने साइन किया था। भारत की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो साइन करती है ट्रीटीज। मेरी बात सुन रही? अंतरराष्ट्रीय संबंध को निभाना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। और अंतरराष्ट्रीय शांति कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय हित के बारे में अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर कोई रिवर ऐसे यहां से चलकर यहां क्रॉस हो रही है तो उसके बारे में भी नियम कानून बनाना, मेरी बात सुन भाई, यानी कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शांति से संबंधित कोई नियम कानून जो कि भले ही राज्य की सूची पर हो, लेकिन उन पर कौन भी कानून बना सकती है? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। होता ही है, दो राज्यों के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये वाटर डिस्प्यूट। हाँ बोलो। नहीं, केंद्र को आदेश है कि वो काउंसिल बनाएगा। अगर वो राज्य आपसी मुद्दे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे, तो एक काउंसिल बनती है, उसे बोलते हैं रिवर काउंसिल, इंटर स्टेट रिवर काउंसिल बनती है। मेरी बात सुन रहे? अंतरराज्यीय नदी संबंधी परिषद, ऐसा कुछ काउंसिल बनेगा, उसमें वो डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यह दो राज्यों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? दो देशों की, अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि नदियों की कोई सीमा रेखा तो ऐसी है नहीं, नदियां तो इधर से जाती हैं। आपके यहां भी ब्रह्मपुत्र आती है, कहां से आती है? ब्रह्मपुत्र नहीं आती है? अरे आप यूपी की निवासी नहीं हो, तुम कहां की निवासी हो? भारत की निवासी। भारत कैसे तुम बोलो, है ना? आती है ना चाइना से, चीन से नदियां आती हैं। मेरी बात सुन रही? ठीक उसी तरह से आपके यहां से भी बहुत सारी नदियां अन्य देशों में जाती हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जाती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो उन पर नियम कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी?
देखो राज्य की तो जिम्मेदारी है नियम कानून बनाना, लेकिन जहां अंतरराष्ट्रीय हित या जहां पर अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था देखी जाए, वहां पर ऐसी जिम्मेदारियां या ऐसे विषय जो कि राज्य सूची में थे उसे केंद्र अधिग्रहित कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बहुत फेमस एग्रीमेंट था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 100वां संविधान संशोधन भी उस पर हुआ है बांग्लादेश का। मेरी बात सुनना, तीस्ता वाटर एग्रीमेंट बोलते हैं, तीस्ता जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। पता है कब से हो रहा था? विश्वास करोगे? 1974 से हो रहा था, और आज तक अभी तक सुन रहे हो रहा था, हो रहा है। मेरी बात सुनाई, 1974 से हो रहा था। मेरी बात सुनाई, ठीक है। तीस्ता वाटर एग्रीमेंट में केंद्र सरकार पूरी तरह से, भाई केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 253 के अनुसार हक है कि राज्य की सूची के विषय यानी कि नदियों पर भी कोई कानून बना सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कौन सी नदी का कितना हिस्सा बांग्लादेश जाएगा या कितना परसेंट बांग्लादेश यूज कर सकता है, कितना परसेंट पानी हम यूज कर सकते हैं, या उसके अगल बगल के जो क्षेत्र है उसका कितना परसेंट हम अपने में मानेंगे, कितना बांग्लादेश के अंदर मानेंगे, यह सब पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर करता है। लेकिन राज्य कौन सा है बांग्लादेश के बगल में? हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नाराज चल रहा था इस बात पे। तीस्ता वाटर एग्रीमेंट में कांग्रेस की सरकार बना रही थी बार बार, और ममता बनर्जी जो है वो परेशान थी, मतलब बात नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि क्योंकि हमारे सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी हुई है तो हम अपना सपोर्ट जो है विड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी अगर तीस्ता वाटर एग्रीमेंट करवाया तो। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर तीस्ता जल समझौता करवाया तो। तीस्ता एक रिवर है भारत बांग्लादेश के बीच में। क्या मेरी बात क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब इससे परेशानी ये हो रही थी कि हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अनुच्छेद 253 हमें अनुमति देता है, इसीलिए हमने उतनी कोशिश की। ले इसलिए नहीं पाए क्योंकि सरकार उनके सपोर्ट से चल रही है, अगर वो अपना सपोर्ट, अपना समर्थन खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम कर सकते हैं अगर उनका सपोर्ट रहे, अगर उनके सपोर्ट से सरकार ना चल रही होती, समझ आ रहा है, तो भी सरकार तीस्ता बाउंड्री एग्रीमेंट या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन आराम से कर सकती है बांग्लादेश के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाद में वो फाइनली जब मोदी गवर्नमेंट आई तो साइन हो गया, लेकिन पहले नहीं साइन हो रहा था, मुश्किल में चल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 253, है ना? इसके तहत स्टेट लिस्ट का कोई विषय, स्टेट लिस्ट का कोई विषय अगर अंतरराष्ट्रीय शांति से, अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है तो भी केंद्र की विधायिका उस पर काम कर सकती है, कानून बना सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे? देखो अनुच्छेद 253 के अनुसार, अनुच्छेद 253 के अनुसार, आज तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, आज तो इसे खोलो थोड़ा सा, नहीं तो सर। अनुच्छेद 253 के अनुसार, अनुच्छेद 253 के अनुसार, ठीक है, लिखो, संसद राज्य सूची में शामिल विषयों, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कोई कानून राज्य सूची में शामिल विषयों पर कोई कानून बना सकती है जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय, जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय समझौतों से, ब्रैकेट में अंतरराष्ट्रीय शांति, कॉमा राष्ट्रहित, अंतरराष्ट्रीय शांति, कॉमा राष्ट्रहित, ब्रैकेट बंद, से हो, से हो। इसमें राज्यों की सहमति, इसमें राज्यों की सहमति
न होने पर भी कानून बनाया जा सकता है। राज्य सहमत हो या असहमत हो, राज्य सहमत हो या असहमत हो, अनुच्छेद 253 संसद को शक्तियां प्रदान करती है कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट, यानी कि राज्य की सूची का कोई विषय पर भी संसद, समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार विधायी शक्तियों का उपयोग करके, समझ रहे हो ना, कोई कानून बना सके, कोई कानून निर्माण कर सके। हो सकता है राज्य उसका विरोध कर रहा है, हो सकता है राज्य उसका विरोध कर रहा है, हो सकता है हमने कुछ डिसाइड किया लेकिन जम्मू कश्मीर में विरोध हो रहा हो या पंजाब में विरोध हो रहा हो, मेरी बात सुन रही, लेकिन उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय संधियों की, अंतरराष्ट्रीय समझौतों की रेस्पेक्ट करते हुए, राष्ट्रहित में सोचते हुए केंद्र सरकार को पूरी छूट है कि वह अनुच्छेद 253 का उपयोग करके किसी भी राज्य सूची के विषय पर विधान बना सके। अब बताओ सोचकर, एकात्मक या संघात्मक? थोड़ा एकात्मक या बहुत एकात्मक? थोड़ा एकात्मक या बहुत एकात्मक? भाई बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने बोला है, बहुत समझदार लोग थे, क्या बोला है? क्वासी फेडरल, केसी वेयर ने बोला था क्वासी फेडरल, क्वासी यूनियन क्यों नहीं बोल दिया? हाँ, क्वासी फेडरल मतलब आंशिक संघीय, समझ रहे हो ना? फेडरल यानी कि वो वाला संघीय जिसमें राज्य की पावर ज्यादा होती है, राज्य की शक्तियां ज्यादा होती है, तो वो वाला संघ फेडरेशन होता है। केंद्र की शक्तियां ज्यादा है, वो वाला संघ यूनियन। क्या मेरी बात क्लियर है? तो केसी वेयर ने जब पढ़ाई लिखाई की संविधान की, तो उन्होंने कहा कि भैया तो क्वासी फेडरल बनाए हो, समझ रहे हो ना? नहीं समझे बात? समझ रहे हो ना? रायता, रायता समझते हो? नहीं समझते हो? रायता सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? ये देखो लिक्विड, अरे एकदम पानी और पानी वाले तो लिक्विड है, इसमें कुछ कुछ मसाला वसाला डालो तो सॉलिड भी थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा नहीं, दोनों का मिक्सचर। मेरी बात सुन रही? रायता बना दियो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? केसी वेयर। मेरी बात सुन रही? और उन्होंने जानबूझकर क्वासी यूनियन नहीं बोला, इसे क्वासी फेडरल बोला। जब मैं बोलता हूं आंशिक संघीय, तब इसका क्या मतलब निकलता है? कम संघीय या ज्यादा संघीय? आंशिक संघीय, कम संघीय या ज्यादा संघीय? कम संघीय। आंशिक नहीं समझते हो? समझते हो ना? आंशिक संघीय यानी कम संघीय। कम संघीय क्यों? देख लो, 248 से उठाकर 253-55 तक पढ़ लोगे तो पता चलेगा क्यों कम संघीय। मेरी बात सुन रहे? क्योंकि राज्य के पास तो विशेष अधिकार नाम का कुछ ज्यादा रह ही नहीं गया। जब चाहे राज्य के विषयों का हरण करके केंद्र उन पर कानून, केंद्र उन पर लॉज बना सकता है। नहीं समझे बात? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई? एक दिन तुम लोग हाँ इस बात में मान लेते हो कि हाँ कम संघीय, फिर एक दिन अगले दिन कहते हो नहीं एकात्मक ज्यादा है, एकात्मक गुड़ भी है, एकात्मक गुड़ भी है। ठीक है? देखो भारत का संविधान अजीब तरह से लचीला है। मेरी बात सुन रही? सुनना, अगर हम किसी दूसरे देश के निवासी होते तो हम बोलते लिजलिजा है, ऐसे मतलब बना दे, लिजलिजा, आटा, आटा पानी डालने के बाद लिजलिजा, चुंगन चलवाने के बाद लिजलिजा। समझ आ गया? अजीब तरह से लिज जाए। क्यों? क्योंकि जब मन कर रहा है तब एकात्मक हो जा रहा है, और जब मन कर रहा है तो संघात्मक हो जा रहा है। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं या वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्या मेरी बात सुने, जो अमेरिका के संवैधानिक एक्सपर्ट है, वो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कोई कैरेक्टर, कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ही ये संघात्मक है, ना ही ये एकात्मक है पूरे। क्या मेरी बात क्लियर है? एकात्मक पूरे होते हैं ब्रिटिशर्स की तरह। ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमारी तरह एकात्मक नहीं है भारत, और बोलो यूएस वाले बोलते हैं हमारी तरह संघात्मक भी नहीं है भारत। क्या मेरी बात क्लियर है?
हम लोग क्या है, फ्लेक्सिबल, लचीले, लचीले नहीं बोलना, क्या है, लचीले। क्या मेरी बात क्लियर है? जब जैसा मन करता है, जब जैसा आवश्यकता होती है वैसा आकार ले लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को निपटाना जरूरी था। हर एक राज्य के पास जाएंगे अंतरराष्ट्रीय समझौतों को निपटाने, राज्य अपनी हकड़ी दिखाएगा, नहीं करेगा साइन, भारत की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। मेरी बात सुन रहे? भारत की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी ना। भारत ने कहीं पर बोल दिया कि हाँ हम इस पर साइन करेंगे, 2-4 टेरिटरी का आदान प्रदान होता रहता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में देखो, टेरिटरी का आदान प्रदान होना तो नहीं चाहिए था संविधान के अनुसार, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे हमने कुछ संवैधानिक संशोधन कर लिए किसी स्पेशल क्लॉज बनाकर। ठीक है, जो पहली बार भारतीय क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था उसके लिए 9वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसी तरह टेरिटरी का आदान प्रदान करते हैं, संविधान के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम संशोधन पे संशोधन लाकर कुछ ना कुछ टेरिटरी का आदान प्रदान करते रहते हैं, क्षेत्रों का आदान प्रदान अपने बगल वालों से करते हैं कुछ। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई हिस्सा हमारे लिए कठिन है, मतलब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करना, मेरी बात से कोई हिस्सा उनके लिए कठिन है, तो दोनों अपनी टेरिटरी का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। लेकिन अगर ऐसे में अगर राज्य किसी तरह का अड़ंगा लगाएगा तो केंद्र कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अंतरराष्ट्रीय समझौते में एक बार साइन हो गया, अगर फिर भी केंद्र नहीं करा पा रहा है तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय साख पर बड़ा धब्बा, कलंक। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए अंतरराष्ट्रीय साख को बचाने के लिए किसी स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी लॉज कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। या इतनी विकराल शक्ति है कि अगर भारत की सरकार प्रॉपरली यूज करने लगे तरह तरह के अंतरराष्ट्रीय समझौते साइन करके, मेरी बात सुनाई, तो सारे के सारे सब्जेक्ट कहां खिसक आएंगे? एक एक करके केंद्र में खिसक आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे अंतरराष्ट्रीय समझौता कोई हुआ और उसे लागू करना जरूरी है, और राज्य की सरकार को कोई विषय उसके आड़े आ रहा था, बस राज्य की सरकार का विषय केंद्र की ओर चला गया, केंद्र ने उस पर कानून बना दिया। अगर राज्य की सरकार का कोई पहले से ही लिखा हुआ कानून है तो वो निरस्त हो गया। समझ रहे हो ना कितनी अभूतपूर्व शक्तियां दी गई हैं? इसीलिए कैसा है? आवश्यक संघीय। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई समझ में आगे मेरी बात? चलो नोट करोगे, इतना नोट करना है तुमने, है ना? ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में तीस्ता, उदाहरण के लिए लिख लो, उदाहरण के लिए तीस्ता जल समझौता। तीस्ता जल समझौता तीस्ता जल समझौता कौमा भूमि सीमा समझौता। हाँ, उसी को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी कहते हैं। मेरी बात सुनना है? कौन से नंबर का संशोधन है? 100वां। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, हम एकदम लास्ट पार्ट लिख रहे हैं, अंतिम, हालांकि एक और है लेकिन ये चलो जो भी है। अनुच्छेद 300 एक सेकंड, अच्छा ये वाला है, भाई क्या हो रहा है? क्लीन करने पर क्लीन जाता काश तो। हाँ बैक तो किया था मैंने, एक सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे लिखोगे। अगला पॉइंट अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, अब ये तो मैंने अभी बताया ना थोड़ा सा। 356 और 365 किस लिए होता है? आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। लेकिन 356 वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो आपातकाल के समय लगता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे, लिखो। अनुच्छेद 356 के तहत यह के अनुसार
लगने वाला राष्ट्रपति शासन संसद को संसद को संसद को राज्य के हर एक विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। राज्य के स्तर पर जो कानून बनाए जाएंगे उसको मान्य रहने की नहीं कब? मतलब अनुच्छेद 156 आपातकाल के समय। आपातकाल के समय तुम्हारे राज्य के स्तर पर मान्य क्यों नहीं होंगे? तभी तो बनाए जा रहे हैं। मान्य तब नहीं होंगे जब 6 महीने बीत जाएगा। समझ रहे हो ना? हर 6 महीने पर वह कानून दोबारा से लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? अगर 6 महीने दोबारा से कानून नहीं लाएंगे तो आपातकाल की जो लाइफ होती है वो 6 महीने की होती है। समझ रहे हो? 6 महीने बाद आपातकाल खत्म हो रहा होता है। हम उन कानूनों का भी वही टाइम पीरियड मानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। हम आपातकाल में देखो, आपातकाल में जाएंगे तो फिर अलग शुरू हो जाएगा, इसलिए आपातकाल में नहीं जाना चाह रहे। आपातकाल ऐसा हुआ है? हाँ, हो चुका है। ऐसा हुआ बहुत घमासान हुआ है भैया। समझ रहे हो ना? डीएम सीएम में खूब लड़ाई हुई, बस एक दूसरे को ऐसे स्टेज पे आके कैमरे पे आके मारपीट नहीं किया, बाकी सब हो चुका है। समझ रहे हो? केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरह की लड़ाई बाकी नहीं है। जितनी गंदी से गंदी लड़ाई हो सकती है सब हो चुकी है। ठीक है? केंद्र राज्य की शक्तियों का छीन लेना बहुत कॉमन सी बात है। राज्य का उसके खिलाफ न्यायपालिका में जाना बहुत कॉमन सी बात है। राज्य का लड़ाई लेकर दोबारा से अपनी शक्तियों का पुनर्स्थापन बहुत बार हुआ है। मेरी बात नहीं? पुराने कानूनों का खत्म करना कई बार हुआ है। समझ रहे हो ना? केंद्र के द्वारा राज्य के मामलों में अनुचित इंटरफेरेंस, समझ गए ना? इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप कई बार हुआ है। मेरी बात सुन रहे? कई बार, बता नहीं सकता कितनी बार हुआ है। एसआर बोम्मई कर्नाटक सीएम थे, घूमने गए थे, घूमी करने। समझ? यहां पर केंद्र, वो घूमने गए कहीं पर, यहां पर मंत्री परिषद का इस्तीफा पता नहीं कैसे दिलवा दी सबको प्रेशराइज करके, कुछ ईडी या कुछ सीबीआई का उपयोग करके कि कुछ करप्शन के चार्ज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मंत्री परिषद का आधा इस्तीफा, मंत्री परिषद खत्म। समझ रहे हो ना? जब वो वापस आए तो सरकार गिर गई। जिस दिन आए घूम घाम के कर्नाटक में, उस दिन सरकार गिर गई। उनपे ये हो गया कि उन्हें अरेस्ट कर ले जाओ। अगर अरेस्ट कर लेंगे तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे, है ना? तो वो अरेस्ट होने के लिए फिर इस तरह का हुआ है। मतलब कई सारे विवाद हुए हैं, अब कहां तक बताऊं, लेकिन कई सारे विवाद हुए। वो जब वैसे वैसे पॉइंट आएंगे तो बताता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो। अभी हमने क्या लिखा? अनुच्छेद 356 क्या पूरा लिख लिया हमने? ब्रैकेट में लिख लोगे राष्ट्रपति शासन, लिख लोगे स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को क्या बोलते हैं? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल इन हिंदी। अलग से नाम तो नहीं है, लेकिन राजकीय आपातकाल लिख सकते हो। राजकीय, राजकीय आपातकाल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इतने सारे आर्टिकल्स हो गए, एक आर्टिकल और करेंगे, फिर हम 356 365 पे दोबारा में लौटेंगे, क्योंकि 365 भी आएगा। अनुच्छेद 248 बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करोगे? अनुच्छेद 248 कैसी छुट्टियां दे रहा है? जो राजकीय, स्टेट इमरजेंसी लिख लो, स्टेट इमरजेंसी बस इतना लिख लो, स्टेट इमरजेंसी या राजकीय आपातकाल। क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम आपातकाल का जो पढ़ना करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी हम उतने डीप पे जाएंगे तो फिर अभी पढ़ाना पड़ेगा, फिर कब पढ़ाना पड़ेगा। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रीय, एक राज्य स्तर पे और एक फाइनेंशियल वित्तीय स्तर पे। मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब हम जब उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, वरना अभी कुछ मुंह से निकलेगा फिर तुम कहोगे नहीं उस किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा कि नहीं वो गलत लिखा हुआ है, तो उसमें टाइम जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? इसलिए अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं इस पर, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 किसके बारे में है बता बताओ? अरे फिर अभी 356 पे बताओ। 256 में
250 में क्या लिखवाया था? हाँ तो वो, अरे जब जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो क्या राज्य की विधायिका राज्य में उपस्थित है? नहीं, राज्य की सरकार खत्म हो चुकी है। तो अपने आप सारी शक्तियां किसके पास आ गई? केंद्र के पास। ना केवल शक्तियां बल्कि जिम्मेदारी भी किसके पास आ गई? केंद्र के पास। मेरी बात समझ में आई? तो आपातकाल और राष्ट्रपति शासन एक ही चीज नहीं है। मेरी बात समझ में आई? आपातकाल लगते समय राष्ट्रपति शासन भी लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर बार आपातकाल लगते हुए राष्ट्रपति शासन लगे। मेरी बात समझ आई? आपातकाल लग गया है, इसका मतलब केंद्र सरकार के पास राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य की विधायिका उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती, ऐसा मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद 365 या 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्य की विधायिका क्या हो गई? खत्म, निरस्त। यानी कि अब न केवल केंद्र पर 2-4 विषय बल्कि सारे के सारे राज्य के विषयों पर कानून लिखने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? केंद्र पर आ गई। जिम्मेदारी छोड़ो, शक्तियां छोड़ो, जिम्मेदारी भी आ रही, कहने का ये मतलब है। समझो ना, शक्तियां और जिम्मेदारी दोनों आ गई। समझ रहे हो ना? आपातकाल लग रहा था तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा था। आपातकाल लगते वक्त स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी संभाली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट बनी हुई है, स्टेट की सरकार है आपातकाल के वक्त भी। लेकिन अगर उसी आपातकाल के अंतर्गत या 365 के अंतर्गत, समझ रहे हो ना, अगर राष्ट्रपति शासन आ रहता है तो राज्य की विधायिका, राज्य की सरकार खत्म हो जाती है। राज्य की सरकार खत्म हो गई तो अब केंद्र की जिम्मेदारी न केवल राज्य के विषयों में विधान को लिखने की हो जाएगी, साथ ही साथ केंद्र की जिम्मेदारी राज्य के हर एक विषयों की हो जाएगी। समझ रहे हो? राज्य में कैसा मौसम है, बाढ़ आ रही है, सूखाग्रस्त है, समझ रहे हो? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है लोगों के पास, समझ आ रहा है? अब अगर योजना चल रही है कि नहीं चल रही है, यह सब जिम्मेदारी किसके पास चली जाएगी? केंद्र के पास। किस समय? अरे आपातकाल किस समय? राष्ट्रपति शासन। समझ में आ गया? नहीं समझ रहे हो? इतना समझा रहा हूं। मेन बात है कि सब घुला मिला है यहाँ पर। अच्छी बात है, जितना बोलोगे उतना कचरा बाहर आएगा, उतना मैं सफाई करता रहूंगा। अच्छी बात है, गलत बोलो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी 3 बार समझा चुका कि आपातकाल राष्ट्रपति शासन एक ही चीज नहीं है। समझो? टैटू करवा रहे हैं गजनी की तरह। आपातकाल और राष्ट्रपति शासन एक ही चीज नहीं है। मेरी बात सुन नहीं? आपातकाल के वक्त राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन बिना आपातकाल के भी लग सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 365। आपातकाल के कौन से 3 अनुच्छेद? 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, समझे? जिसमें एक में राष्ट्रपति शासन इसमें लग सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आपातकाल कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 356 में। क्या आपातकाल के अलावा भी राष्ट्रपति शासन आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? 365। आपातकाल का मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? आपातकाल के दौरान अगर हमें लगता है कि राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो केंद्र ऐसी सरकार को निरस्त कर सकता है ना, उसे भंग कर सकता है। मेरी बात समझ? और उसके बाद उस पर हर एक विषयों में जो बनाएगा वो कानून चलेंगे। कर सकता है, ऐसा कर सकता है। समझ आ गया? लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के शासन लगने के समय, समझो मेरी बात, राष्ट्रपति शासन लग गया इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत ही जो राज्य की विधायिका है वो भंग हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य की विधायिका के पास अभी शक्तियां हैं जब तक राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत निर्देश ना आ जाए कि अब पूरी तरह से भंग की जा रही है। समझ रहे हो ना? तो वो जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब और डीप पे जाएंगे, अभी इतना कंफ्यूजन मत पालो, ठीक है? बस अभी इतना जान लो कि आपातकाल के 3 प्रावधान समझ में आ गया।
और राष्ट्रपति शासन के दो प्रावधान कौन कौन से 376 और 365, यानी कि राष्ट्रपति शासन बिना आपातकाल के भी लग सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद राज्य की शक्तियां खत्म हो जाएगी, मतलब राज्य की शक्तियां ली जा सकती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ली जा सकती है, इस स्तर के लिए जा सकते हैं कि राज्य का अब कोई भी अधिकार उसके विषय पर नहीं रह जाएगा, राज्य सरकार पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। राज्य सरकार खत्म हो गई तो राज्य के हर एक विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र की। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ना केवल शक्तियां आ गई, साथ ही साथ में किस बात पर जोर दे रहा हूं? जिम्मेदारी आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो अनुच्छेद 250 और 365 में यही अंतर है। ठीक है। 250 में क्या लिखवाया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल राष्ट्रीय शासन के समय नहीं, क्या लिखवाया है? आपातकाल के समय केंद्र और राज्य की सरकार दोनों, क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों अपने अपने विधान बना रही। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। आगे लिखोगे 356 लिख लिया ना, 248 की हम बात कर रहे थे। चलो ठीक है, तुम लोग रोक लेते हो, फिर तक भी लेट हो जाएगा। 248 लिखो जल्दी से, लिखो। देखो इस अनुच्छेद के तहत संसद को ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ब्रैकेट में लिखोगे अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। बहुत सारे विषय हो सकता है ना राज्य में हो, लेकिन न राज्य की सूची में हो, ना केंद्र की सूची में हो, ना ही समवर्ती सूची में हो, ना ही यूनियन लिस्ट, ना ही स्टेट लिस्ट, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नहीं। ऐसे में क्या हो सकता है? एलियन का अटैक हो गया आने वाले किसी साल में, समझते हो ना? अरे हो नहीं रहा, घबराओ मत, ठीक है? लेकिन कुछ इस तरह की विपदा आ गई, एलियन अटैक ही हो गया, लेट सपोज किसी और ग्रह के लोग आ गए, बड़े बड़े सींग वाले, तो बड़े पटक के मारने लगे। मेरी बात सुनाई? अब कानून वो विषय तो लिखा नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना? राज्य बोल रहा है केंद्र तुम कानून बनाओ, केंद्र बोल रहा है हमारे में विषय ही नहीं है, तुम कानून बनाओ। आपस में ही गेम ट्रांसफर हो रहा है, जिम्मेदारी ट्रांसफर हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? और भी कुछ हो सकता है। एलियन अटैक छोड़ो, डिजिटल, आज की दुनिया कैसी हो रही है? डिजिटल दुनिया, साइबर अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। वो अमिताभ बच्चन वाली आवाज में आता था ना, अभी कौन सा एक कांड शुरू हुआ था? ये सब देखो पढ़ते नहीं हो, ये सब छोटी छोटी चीजें आती है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। क्या स्टार्ट हुआ था अभी? डिजिटल अरेस्ट। इस टर्म को याद रखो। डिजिटल अरेस्ट मतलब क्या होता है? किसी को वीडियो कॉल करना, है ना? पूरा वर्दी पहन के एकदम पूरा लगाए हुए, आपको मैं डिजिटली अरेस्ट कर रहा हूं, समझ में आया? आपके घर से ये लोग थे, आपके इसमें, आपकी गाड़ी में, या आपके उस वाले घर में, उस वाले मकान में इतना ड्रग्स पाया गया है, अब आप लोग कहीं मूव नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करिए जल्दी से। हो चुका है? अरे हो रहा है सबके साथ, समझ आया? ये देखो एक ये भी है डिजिटल अरेस्ट। ऐसा बहुत लोगों के साथ, बस्ती में तो कम से कम मेरे जानने में 4 लोगों के साथ हुआ था। मेरे घर भी कॉल है, मैं पढ़ा रहा था, समझ में आया? मैं स्कूल गया था, पढ़ा रहा था, कुछ क्लास ले रहा था, सुना पता नहीं क्या, कहां पुलिस वाला पहनकर और पूरा कॉल किया मेरी मम्मी को, वीडियो कॉल, पता नहीं कि उठा भी ली, वो उठाई और एकदम पुलिस वाला पूरा पहना हुआ था, डबल स्टार पता नहीं क्या लगा हुआ था, समझ रहे हो ना? कहीं से कॉल आ रहा है, पाकिस्तान पता नहीं कहां से। भाई व्हाट्सएप पे तो सब जुड़े हैं ना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, सब जुड़ा हुआ है। मेरी बात सुन रहे? और बोल रहा है आपके है ना, ऐसा ऐसा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बैग में ये पाया गया, वो पाया गया है, गोला बारूद पता नहीं क्या, टेररिस्ट बताइए सीधे मुझे, ठीक है? तो हाँ, तो ये ऐसा होता है, सही बात है। मेरी बात सुन रहे?
मम्मी इस बारे में सुन रखी थी, लेकिन कोई भी इंसान अगर सुनेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एंजाइटी होगी, ऐसे में कुछ गलत निर्णय ले सकता है, कुछ गलत कदम ले सकते हैं। सरकारी कई लोग की मौत हो गई इसी चक्कर में। मेरी बात, कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकता है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था अभी 2 महीने पहले देश के सामने, 6 महीने पहले देश के सामने। तो देश ने जो कानून बनाया, समझ रहा हो ना, केंद्र सरकार ने बनाया, राज्य सरकार ने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया। क्यों केंद्र सरकार ने बनाया? क्योंकि अनुच्छेद 248 केंद्र सरकार को निर्देशित करता है कि वह सारे विषय जो कि राज्य में, केंद्र में या समवर्ती सूची में नहीं रखे गए हैं, अगर देश हित में कुछ ऐसा है कि आपको तुरंत कानून बनाना पड़े, तो वह सारी शक्तियां आपकी हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। मेरी बात सुनो, रेसिडुअल पावर्स और रेसिडुअरी पावर्स। रेसिडुअरी पावर्स मतलब जो बचा हुआ है, बची खुची शक्तियां। लेकिन कभी कभी बची खुची शक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। मेरी बात सुनो, आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल एज के टाइम में साइबर अटैक हो रहा है। जैसे मैंने बताया, साइबर अटैक हो रहा है, साइबर आक्रमण हो रहा है, ठीक है। लोगों का फोन है ना हैक हो जा रहा है, लोगों का फोन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या नेहरू जी ने कभी सपने में सोचा था कि फोन हैक हो जाएगा तुम लोग का? क्या उनके पास फोन था? क्या उनके पास व्हाट्सएप था? उनके व्हाट्सएप नंबर बताओ। क्या उनके पास, तुम्हारी तरह इंस्टाग्राम चला रहे थे, तुम्हारी तरह रील बना रहे थे नेहरू जी? नहीं बना रहे थे ना। तो फिर उन्हें ये सब की नॉलेज नहीं थी, नहीं नॉलेज थी, क्योंकि समय के कल्चर में नहीं था, समय कल्चर में नहीं था। तो वह विषय ना ही राज्य में, ना ही केंद्र में, ना ही समवर्ती में रखा गया। लेकिन क्या ऐसी चीजें हो सकती है? भाई देखो, समाज बदल रहा है, बदलते हुए समाज के पास नई चुनौतियां आएंगी, और उन नई चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारे पास नए तरह के कानून होने चाहिए। और वह नए तरह के कानून हो सकता है उस समय की संविधान सभा लिखने में क्या हो, असमर्थ हो। आगे कौन सी चुनौती मुझे क्या मुझे पता? कुंडली लेके बैठेंगे क्या? आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी कैसे पता? नहीं बताया ना। तो इसीलिए केंद्र को एक्स्ट्रा अधिकार मिले। समझ आ रहा है? केंद्र को एक्स्ट्रा अधिकार मिले। लेकिन अब सोच के बताओ, धीरे धीरे आने वाली दुनिया में क्या इन चीजों का महत्व नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। चुनौती की घटनाएं कम होगी, साइबर अटैक ज्यादा होंगे। मेरी बात सुन रहे हैं? लोग एक दूसरे से मारपीट कम करेंगे, डिजिटल अरेस्ट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, बेवकूफ बनाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, फोन पे ही हड़काएंगे। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी ना, साइबर अटैक बढ़ेगा, वायरस बढ़ेगा, इस तरह की अटैक बढ़ेंगे। हाँ बताओ बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब ये बात समझो कि धीरे धीरे आने वाले समय में इस तरह के विषय बढ़ते जाएंगे, और यह सारी अवशिष्ट शक्तियां किसके पाले में है? केंद्र के पाले में। केंद्रात्मक या केंद्रात्मक या संघात्मक? केंद्रात्मक। समझ गया ना? नहीं समझे? जो बच्चे नया हो तो कह रहे हैं, ये बीच में बोलते बोलते क्या केंद्रात्मक एकात्मक खेल लगते हैं, है ना? केंद्रात्मक शक्ति है, केंद्रात्मक विशेषता है या संघात्मक विशेषता है? जहां भी केंद्र की सरकार अधिक शक्तिशाली है वह केंद्रात्मक विशेषता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां भी राज्य अधिक शक्तिशाली दिख रहे होंगे वह संघात्मक व्यवस्था है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह अनुच्छेद 248 एक तरह का कैसा गुण है? केंद्रात्मक गुण। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? केंद्रात्मक विशेषता है। नोट करोगे? लिखो, लिख लिया कैसे पूरा? एक एग्जांपल भी लिख लेना। लिख लो, कौन सा लिखें? लिखो वो आईटी एक्ट लिख लो, बहुत अच्छा था। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट है ना? किसने बनाया? राज्यों ने बनाया या केंद्र ने बनाया? केंद्र ने बनाया। समझ आ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बनाया गया। इसके तहत बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। उन्हीं आर्टिकल्स में एक था आर्टिकल 66A। आर्टिकल नहीं बोलते इसे, सेक्शन बोलते हैं, सॉरी, सेक्शन 66A। इस 66A में क्या था कि अगर आपको फोन पर तो धमकी दे रहा हो, मारपीट कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि अभी हाल ही में 66A के जो प्रावधान है उनमें बदलाव कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया। अब 66A नहीं है, कोई नया आर्टिकल, कोई नया सेक्शन लाया जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है? लेकिन यह था, और यह लिखने की शक्ति कौन दे रहा है केंद्र को?
कौन सा अनुच्छेद? 248 ने बोला है कि हाँ आईटी एक्ट बना सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। जैसे जीएसटी काउंसिल के संबंधित एक्ट, ठीक है, वो बना सकते था केंद्र ने बनाया। उस समय जीएसटी के बारे में नहीं बोला था कि ऐसा कोई टैक्स बनाया जाएगा। मेरी बात सुनना ही, ये और भी इस तरह के एक्ट दे सकते, लेकिन आईटी एक्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईटी एक्ट। ठीक है, चल। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, मेरी बात समझ, किसने बनाया? केंद्र ने या राज्य ने? केंद्र ने बनाया। समझ आ गया? तो जहां भी ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में ज्यादा विशेष रूप से सूचियों में क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं हुआ है, मेरी बात सुनाई, वह सारे अधिकार ऑटोमेटिकली किसके पाले में जा रहा है? केंद्र के पाले में जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र की शक्तियां विस्तृत हो रही है, सीमित हो रही है? विस्तृत हो रही है, बढ़ रही है डे बाई डे। और जैसे जैसे हम नए समाज की ओर, नए देश की ओर, नई चुनौतियों की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे केंद्र की शक्तियां और सीमित होंगी या और विस्तृत होती जाएंगी? और विस्तृत होती जाएगी, क्योंकि नई तरह की चुनौतियां आएंगी और उन्हें लिखने का अधिकार, उन विषयों पर कानून बनाने का सारा अधिकार किसके पास संरक्षित है? केंद्र के पास। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 248। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, आज तो बहुत गर्मी है भाई। चलो, नोट कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? खराब है? चलो ठीक है, कुछ पूछना है तुम लोग तो बताओ। 265, 365, 343 लिखवा है तुम लोग को, क्या करें? मैंने तो कल प्रियम्बल में करना है, आज बस हल्का सही से लिखना था, हल्का से बता दी। बहुत सारे और प्रावधान है, मतलब कितना लिखवा है? एक आत्मक गुण ये लिखा है, बहुत सिंपल सा। लोकसभा राज्यसभा जानते हो ना? राज्यसभा में तुम पहले लिखवाया गया है, कितने कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कि नामांकित होकर आते हैं, नामित होकर आते हैं। बताया गया है ना? 12 कितने सदस्य? 12 सदस्य नामांकित या नामित होकर आ रहे हैं। इन्हें नामित कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इन नामित करने का सिफारिश कौन दे रहा है? राष्ट्रपति अपने मन से नामित नहीं करता, राष्ट्रपति वही करता है जो मंत्रिपरिषद बोलता है। तो मंत्रिपरिषद, इसी मंत्रिपरिषद को क्या बोल रहे थे? केंद्र सरकार। तो असल में केंद्र सरकार ही तो 12 लोगों को नामित कर रही है। मेरी बात सुन रही? राज्यों की सभा, राज्यसभा राज्यों की सभा थी ना, लेकिन केंद्र भी अपने 12 लोग को लेकर बैठ गया, अपने द्वारा अपॉइंटेड 12 लोग को लेकर बैठ गया। कौन? केंद्र। किसके द्वारा पूरी तरह नामांकित? केंद्र के द्वारा। कौन सी सभा? राज्यों की सभा। होने कौन थे लोग? राज्यों के लोग, राज्यों के निर्वाचित सदस्य होने थे उसमें। राज्यों की विधानसभाओं से, समझ ना, लेजिस्लेटिव असेंबली से सदस्य आए थे, लेकिन कहां के सदस्य और भी आ गए हैं? केंद्र के। केंद्रात्मक गुण, एक केंद्रात्मक गुण और संघात्मक गुण। केंद्रात्मक गुण नहीं समझे बात? समझ गया ना? संघात्मक गुण में सारे राज्य होने चाहिए थे बराबर, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। सारे राज्यों का अगर समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता, समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता, तब संघात्मक व्यवस्था होती, जहां यूपी की भी वही वैल्यू है जो बिहार की है, बिहार की भी वही वैल्यू है जो केरला की है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। राज्यसभा में और लोकसभा में भी सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। जहां की जनसंख्या ज्यादा, जिन राज्यों की जनसंख्या रहता है, उन्हें राज्यसभा में ज्यादा सीट। मेरी बात सुनाई? अब बताओ, क्या संघात्मक है ये व्यवस्था? जहां पर एक राज्य केवल अधिक जनसंख्या होने की वजह से अधिक प्रतिनिधित्व लेकर संसद में बैठा है, वह संसद जो कि सबके लिए कानून बनाएगी, समझ रहे हो ना? वहां सिक्किम के 12 प्रतिनिधि और यूपी के 80 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। संघात्मक व्यवस्था, केंद्रात्मक व्यवस्था? केंद्रात्मक। केंद्रात्मक भले ही ना हो, लेकिन संघात्मक तो नहीं।
मेरी बात सुनना ही? अरे बोलो, समझ आ गया? बहुत सारे फीचर है, समझा? बता नहीं सकता कितने फीचर छुपे हैं। एक आत्मा का अगर ढूंढने जाओगे तो एक साल एक आत्मा फीचर हम लोग ढूंढते रहेंगे किताब के हर एक पन्ने और हर एक जगह पर। बहुत सारे फीचर्स हैं जो कितने आत्मक है। यह भी एक फीचर है जो एक आत्मक है, जो संघात्मक तो नहीं बना रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस बनाती है, नाम सुने? अनुच्छेद 312 का उपयोग करके ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, या ऑल इंडिया सर्विस के लोग आईएएस आईपीएस जो कि अपॉइंट होंगे अपने स्टेट कैडर में, समझ रहे हो ना? अपने स्टेट कैडर में अपॉइंट होते हैं, लेकिन सैलरी किससे ले रहे होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अपॉइंटेड कहां पर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पर है आईएएस आईपीएस, समझ रहे हो ना? लेकिन सैलरी किससे पा रहे हैं? केंद्र सरकार से पा रहे हैं। तो क्या केंद्र के एजेंट के रूप में या राज्यों में काम नहीं करेंगे? करेंगे। केंद्रात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में होता, समझ रहे हो ना? जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो पीसीएस होते, या केंद्र या राज्य के द्वारा जो एग्जाम करवाए गए उनके लोग होते, तो संघात्मक व्यवस्था होती। नहीं समझे बात? यहां तो केंद्रीय स्तर पर एक एग्जाम हुआ, एक आदमी आके बैठा हो आईएएस आईपीएस, भले ही वो राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है, इस राज्य के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन सैलरी इज बीइंग गिवन फ्रॉम हू? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ गया? जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं एक केंद्रात्मक गुण है ये, समझ रहे हो ना? ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस स्टेट कैडर में आईएएस अपॉइंट करेगी। ये बताओ, उसका जो एग्जाम लेगी उसमें केवल एक राज्य संबंधित प्रश्न पूछेगी या सबसे संबंधित प्रश्न पूछेगी? सबसे संबंधित। क्या मेरी बात क्लियर? लेकिन उस आदमी को उस राज्य में अपॉइंटमेंट लेकर अपनी ड्यूटी देनी है, समझ रहे हो ना? उस राज्य के ही अंदर उसका कैडर होता है, उस राज्य के अंदर का ड्यूटी देगा। अगर वो आईआरएस नहीं है, आईआरएस और आईएफएस इनके कैडर नहीं होते, बाकी सबके आईएएस आईपीएस आईआरटीएस के कैडर होते हैं। वो एक स्टेट के अंतर्गत ही काम करते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं। कैडर यानी कि क्षेत्र समझ। मेरी बात सुन रही? ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस 312 समझ आ रहा है? राज्यसभा के अनुमोदन पे बनी थी, राज्यसभा के अनुमोदन पे बनी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्यसभा किसका भाग? भले ही राज्यों का प्रतिनिधित्व, लेकिन भाग किसका? केंद्रीय विधायिका का कि राज्य की विधायिका का? केंद्रीय विधायिका का। केंद्रीय विधायिका के कहने पर नई तरह की ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा बन रही है। मेरी बात सुनो, केंद्रीय विधायिका के कहने पर अखिल भारतीय सेवा बन रही है, एक अलग। क्या मेरी बात क्लियर है? केंद्रात्मक या संघात्मक? केंद्रात्मक। मेरी बात सुन नहीं? गवर्नर, गवर्नर नाम सुने? राज्यपाल, बताया था ना उस दिन राज्यपाल। राज्यपाल हर एक कानून के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके राज्य में पास हो रहा है, पारित हो रहा है, उसी के साइन से पास होंगे। जिसका साइन हो जिसकी जिम्मेदारी, जिसका साइन उसी की जिम्मेदारी ना। तो उन्होंने साइन किया, कानून पास किया। लेकिन यह राज्यपाल क्या राज्य की सरकार द्वारा चुना गया था या केंद्र की सरकार द्वारा चुना गया था? केंद्र की सरकार द्वारा चुना गया था। राज्यपाल क्या बताया था कि एक क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में, केंद्र का राज्य में एजेंट या प्रतिनिधि। मेरी बात सुनाई? जिसके साइन के बिना, जिसके हस्ताक्षर के बिना राज्य कोई भी कानून पास नहीं कर सकता। कैसी व्यवस्था? केंद्रात्मक या संघात्मक? केंद्रात्मक। नहीं समझे बात? राज्यपाल ने एक इशारा दिया कि यहां पर खराब काम चल रहा है, राज्यपाल ने एक इशारा दिया कि यह बिल रोका जाना है, यह बिल पास नहीं होगा, इसे मैं राष्ट्रपति के पास दिखाऊंगा, उसके बाद साइन करूंगा। डिले कर दिया आपका बिल। जो बिल 2018 में आना था वो 2024 में आ रहा है, 2025 में आ रहा है। केरल में ऐसा हुआ कई बार, केरल में ऐसा कई बार हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां पर गवर्नर ने, समझो ना, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए राज्य सरकारों के बिलों को रोक लिया। मेरी बात सुनाई?
केंद्रात्मक या एकात्मक? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तुम लोग बस जयकार लगा रहे हो केंद्रात्मक एक। अभी बीच में कोई संघात्मक पूछ रहा तभी तुम केंद्रात्मक ही बोलोगे। ठीक है, जयकारा लगा रहे हो बस, केंद्रात्मक केंद्रात्मक। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।